Hello guys, how are you? Today we are going to discuss about chapter 9, Force and Laws of Motion of class 9 Science. We will discuss the topic in this chapter are Introduction of Force, Effect of Force, फोर्स के क्या क्या इफेक्ट रहेंगे वो डिस्कस करेंगे. देन टाइप्स ऑफ फोर्सेस, टू टाइप की फोर्सेस होती हैं, बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स. नाउ उसके बाद डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जिसके अंदर हम इनर्शिया के बारे में डिस्कस करेंगे. देन इनर्शिया एंड मास का रिलेशन डिस्कस करेंगे. देन मोमेंटम एंड मास का रिलेशन डिस्कस करेंगे. देन मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज़ इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, मोमेंटम किसी भी ऑब्जेक्ट का जब वो रेस्ट पर है तो उसका मोमेंटम डिस्कस करेंगे क्या होता है. देन यूनिट ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम की यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे. देन न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन मोमेंटम, उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे मोमेंटम से रिलेटेड. नाउ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे. देन इसकी डेरिवेशन. देन प्रूफ ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन फ्रॉम सेकेंड लॉ. देन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इसके एग्जाम्पल्स करेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन के. देन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के इस लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे एंड इट्स डेरिवेशन. नाउ व्हाट इज फोर्स, फोर्स क्या है. फोर्स इज अ पुश और अ पुल. अगर हम सिंपल डेफिनेशन लिखना चाहें फोर्स क्या है, फोर्स क्या है, फोर्स इज अ पुश और अ पुल. किसी भी चीज़ को धक्का लगाना, जैसे ये क्या कर रहा है, इस अलमीरा को पुश कर रहा है, धक्का लगा रहा है पीछे से आगे की डायरेक्शन में. एंड ये क्या कर रहा है, इसको पुल कर रहा है, ठीक है, इसको खींच रहा है अलमीरा को. तो एक पीछे से इसको धक्का मार रहा है और एक इसको आगे से पुल कर रहा है. तो सिंपली दोनों ही फोर्स लगा रहे हैं. तो फोर्स को हम सिंपल वर्ड्स में क्या लिखते हैं, फोर्स इज़ अ पुश और अ पुल. किसी भी चीज़ को धक्का लगाना या फिर उसको खींचना वो क्या है, फोर्स. सो फोर्स इज अ पुश और अ पुल. नाउ डेफिनेशन ऑफ फोर्स, फोर्स को हम क्या है कैसे डिफाइन करेंगे. फोर्स इज एन एक्सटर्नल एफर्ट, है ना. फोर्स क्या हम बाहर से लगा रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर. फोर्स इज एन एक्सटर्नल एफर्ट. एफर्ट वर्ड क्यों यूज़ किया हमने, क्योंकि हम फोर्स लगा रहे हैं. अब ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ फोर्स लगाने से मूव कर ही जाए, ठीक है. एक रेस्ट पर है बॉडी, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि वो रेस्ट से मोशन में आ जाए. और कोई बॉडी अगर मोशन में है, ज़रूरी नहीं है हमारे फोर्स लगाने से वो रेस्ट पर आ जाए या उसकी शेप को हम चेंज कर पाएँ. तो फोर्स को हम क्या लिखेंगे, फोर्स इज़ एन एक्सटर्नल एफर्ट. मतलब हम कोशिश कर रहे हैं करने की, ज़रूरी नहीं है कि वो फोर्स उसको कर ही पाए चेंज. सो फोर्स इज़ एन एक्सटर्नल एफर्ट विच मे मूव अ बॉडी एट रेस्ट, कि अगर बॉडी रेस्ट पर है तो उसको मोशन में ले आए, ठीक है. विच मे मूव, ठीक है, कोशिश कर सकती है कि अगर बॉडी रेस्ट पर है उसको मोशन में ले आए. और स्टॉप ए मूविंग बॉडी, कोई बॉडी मोशन में है तो उसको स्टॉप कर दे. और चेंज द स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी, कोई बॉडी की स्पीड बहुत ज़्यादा है तो उसको कम कर दें, कंट्रोल करना है स्पीड को, ठीक है. जैसे अगर हम किसी भी व्हीकल में हैं और उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है तो हम ब्रेक लगाकर उसकी स्पीड को कम कर सकते हैं. और अगर क्या है, अगर वो स्लो है तो उसको एक्सेलरेटर दबाकर हम स्पीड को ज़्यादा कर देते हैं. तो स्पीड को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं फोर्स लगाकर. और चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग बॉडी, डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं. जैसे बॉलर ने क्या है बॉल को क्रिकेटर की तरफ ब्लो किया, क्रिकेटर क्या करता है, उस बॉल को हिट करता है जिससे उसकी डायरेक्शन को वो चेंज कर देता है. सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग बॉडी और चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, ठीक है, उसकी ऑब्जेक्ट की शेप या साइज को चेंज करना. सो सिंपली हम क्या लिखते हैं, फोर्स इज एन एक्सटर्नल एफर्ट विच चेंजेस और ट्राई टू चेंज, है ना, विच चेंजेस और ट्राइज टू चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी. स्टेट मतलब रेस्ट टू मोशन और मोशन टू रेस्ट. विच चेंजेस और ट्राइज टू चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी, शेप और साइज ऑफ द बॉडी और डायरेक्शन ऑफ द बॉडी. सो फोर्स क्या है, एक्सटर्नल एफर्ट है. नाउ इफेक्ट्स ऑफ फोर्स,
फोर्स कैन मूव ए बॉडी एट रेस्ट, अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो उसके ऊपर हम फोर्स लगाकर उसको मोशन में ला सकते हैं। ठीक है, फोर्स क्या कहा था हमने, फोर्स कैन चेंज और ट्राइज टू चेंज, कि हमने उसके रेस्ट पर है बॉडी, उसके ऊपर फोर्स लगाया तो वो उसको मूव कर सकता है अगर उसके ऊपर हम क्या है एफिशिएंट फोर्स लगा देते हैं तो। फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी, ठीक है, कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी, की फोर्स क्या है मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक सकता है, ठीक है, अगर उसके ऊपर एफिशिएंटली फोर्स लगाया जाए। ये नहीं है कि अगर कोई पहाड़ से कोई बहुत बड़ा पत्थर आ रहा है तो उसके आगे हम खड़े होकर उसको स्टॉप कर लें, ठीक है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो इतना फोर्स एटलीस्ट हमें लगाना पड़ेगा कि उसको बॉडी को हम क्या है स्टॉप कर पाएँ। सो फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी। फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी, जैसे हमने क्या कहा, गाड़ी में है हम, स्पीड कम है तो एक्सेलरेटर को प्रेस करेंगे जिससे कि हम स्पीड को बढ़ा सकें। एंड ऐसे ही अगर हमारी स्पीड बहुत ज़्यादा है तो हम ब्रेक दबाते हैं जिससे हम क्या है उसकी स्पीड को कम कर सकें व्हीकल की। तो फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग बॉडी, फोर्स से हम क्या है डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया, क्रिकेटर के पास क्या है, जो बैट्समैन है उसके पास जब बॉल आती है तो वो क्या करता है बॉल को हिट कर देता है जिससे वो बॉल की डायरेक्शन को चेंज कर देता है। तो फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग बॉडी। नेक्स्ट है फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। जैसे यहाँ पर हमने शो किया है, ये आटे का डो लिया हमने, उसको हम क्या कर रहे हैं बेलन से उसको बेल रहे हैं तो उससे चपाती बना देते हैं। तो हमने उसकी पहले क्या था व्हीट फ्लोर को हमने क्या किया, उससे क्या किया डो बनाया, देन उसके बाद हम उससे क्या है चपाती बनाते हैं। तो इस टाइप से हम उसकी शेप को चेंज कर दिया हमने। तो फोर्स लगाया हमने हाथों से, बेलन के साथ क्या है फोर्स लगाया जिससे डो को हमने क्या किया चपाती बना दिया। तो फोर्स से क्या हम किसी भी शेप, रबर बैंड लें, अगर हम रबर बैंड को स्ट्रेच कर दें, ठीक है, उससे उसकी शेप को चेंज कर सकते हैं हम। तो किसी भी चीज़ के ऊपर अगर हम फोर्स लगा रहे हैं तो उसकी शेप एंड साइज़ को भी चेंज करने की हम कोशिश कर सकते हैं। सो दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, कि फोर्स कैन मूव द बॉडी एट रेस्ट, फोर्स कैन स्टॉप द मूविंग बॉडी, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ द मूविंग बॉडी, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग बॉडी, and force can change the shape and size of the body. Now types of forces, two types of forces, balanced force and unbalanced force। ठीक है, दो टाइप की फोर्सेस हम इसमें डिस्कस करेंगे, बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। सो बैलेंस्ड फोर्सेस क्या हैं, बैलेंस से हमें मतलब समझ में आ रहा है कि फोर्सेस दोनों तरफ से क्या है बराबर लगती है। बैलेंस्ड फोर्स, इफ़ टू फोर्सेस एक्ट ऑन ए बॉडी इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, दो फोर्सेस लग रही हैं बॉडी के ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शंस में, एंड इफ़ बोथ द फोर्सेस आर इक्वल, दोनों ही फोर्सेस इक्वल हैं, देन द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज ज़ीरो। रिजल्टेंट फोर्स कितनी होगी उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, कितनी, ज़ीरो। सच फोर्सेस आर कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्सेस। सो बैलेंस्ड फोर्सेस, जैसे हमने ये दिखाया कि एक ब्लॉक लिया हमने, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर एक फोर्स हमारी इधर से लग रही है, एक फोर्स हमारी इधर से लग रही है। कोई इधर से खींच रहे हैं लोग, मान लो 5 लोग इधर से खींच रहे हैं, 5 लोग इधर से खींच रहे हैं, ठीक है, दोनों तरफ से अगर फोर्स इक्वल है तो क्या होगा, इफ़ F1 इज़ इक्वल टू F2, दोनों ही फोर्सेस क्या हैं अगर इक्वल हैं तो जितना फोर्स इधर लग रहा है उतना ही इधर भी लग रहा है, तो ये ब्लॉक मूव ही नहीं करेगा, ठीक है, ये अपनी पोजीशन पर ही रहेगा, क्योंकि नेट फोर्स ऑन दिस बॉडी इज इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि दोनों तरफ से फोर्स लग रही है, दोनों एक दूसरे को क्या है बैलेंस कर देंगे। सो नेट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट कितना होगा, ज़ीरो। सो सच फोर्सेस आर कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्सेस, एक दूसरे को ये बैलेंस कर देती हैं। सो बैलेंस्ड फोर्सेस कैन नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ ए बॉडी। ये ऑब्जेक्ट जैसे रेस्ट पर था, ठीक है, दोनों तरफ से फोर्स लगी फिर भी ये रेस्ट पर ही रहा, मूव नहीं करेगा अपनी पोजीशन से, क्योंकि दोनों तरफ से फोर्सेस क्या हैं बैलेंस हैं, इक्वल हैं। सो ऑब्जेक्ट कैन नॉट मूव। सो जैसे हम टग ऑफ वॉर खेलते हैं, ठीक है, एक रस्सी ली हमने जिसके अंदर क्या है यहाँ पर नोट बांध देते हैं हम, ठीक है, जिससे क्या होगा इधर की एक टीम होती है, इधर भी एक टीम होती है, ये इधर खींचते हैं उसको, ये इधर खींचते हैं, ठीक है। अगर ये क्या है बैलेंस रहती है, अपनी ही पोजीशन पर रहती है, तो इसका मतलब क्या है रिजल्टेंट फोर्स इज़ ज़ीरो।
अगर नोट अपनी पोजीशन से नहीं हिलती तो रिजल्टेंट फोर्स कितना है, 0 है। कोई भी टीम क्या है, दोनों टीम्स बराबर हैं, कोई भी टीम क्या नहीं जीतेगी, वो नोट जो है वो सेंटर में ही रहेगी। तो ये है बैलेंस्ड फोर्स। नाउ ये कप क्या है, इस टेबल के ऊपर है, तो जितना फोर्स इस कप ने टेबल के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाया हुआ है, टेबल भी इस कप के ऊपर उतना ही फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगा देती है। सो फोर्स एक्सर्टेड बाय टेबल ऑन द कप इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड वेट ऑफ द कप इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, दोनों बैलेंस हो जाते हैं, जिस वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पर रहता है। सो दीज फोर्सेज आर कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्सेज। कैसी होंगी, इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्सेज एक्ट करती हैं। फोर्सेस कैसी हैं, इक्वल हैं एंड ऑपोजिट हैं, ठीक है, जिससे एक दूसरे को ये बैलेंस कर देती है। एंड ऑब्जेक्ट कैसे रहता है, अपनी ही स्टेट में रहता है, स्टेट को चेंज नहीं करता। नाउ नेक्स्ट टाइप, अनबैलेंस्ड फोर्सेस। अनबैलेंस्ड फोर्सेस में हमें साफ पता लग रहा है क्या है, कि दोनों फोर्सेस जो हैं जो ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेंगी वो इक्वल नहीं होंगी, अनबैलेंस्ड होगी। सो इफ़ टू फोर्सेस एक्ट ऑन ए बॉडी इन ऑपोजिट डायरेक्शन and if one force is greater than the other, then the resultant force is not equal to 0. Such forces are called unbalanced forces. जैसे कि हमने पहले भी बताया है कि जैसे एक ब्लॉक है, इसमें एक डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ये दूसरी डायरेक्शन में ऐसे फोर्स लग रहा है, बट इसमें हमने दिखाया कि ये एरो जो है वो छोटा है, देखो इधर एरो क्या है, बड़ा है, मतलब इस डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में जो फोर्स है वो ज़्यादा है, ठीक है, राइट डायरेक्शन के फोर्स से। सो F1 इज़ ग्रेटर देन F2, ये वाला फोर्स ज़्यादा है, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो इस डायरेक्शन में ज़्यादा तरफ इधर की डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, और इस डायरेक्शन में कम फोर्स है, तो क्या है, ये वाली टीम जो इधर होगी वो क्या है, हार जाएगी। तो इसमें क्या होगा, लेफ़्ट साइड का फोर्स जो होगा वो ज़्यादा है, तो ब्लॉक मूव कर जाएगा टूवर्ड्स लेफ्ट। तो अनबैलेंस्ड फोर्सेस कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और द मोशन ऑफ ए बॉडी। तो अनबैलेंस्ड फोर्सेस में फोर्सेस इक्वल नहीं होंगी, नेट रिजल्टेंट फोर्स जो है वो 0 नहीं होगा, ठीक है। जिस डायरेक्शन में फोर्स ज़्यादा होगा, नेट फोर्स उसी ही डायरेक्शन में होगा, और बॉडी उसी ही डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स ज़्यादा होगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स ज़्यादा होगा, ठीक है, बॉडी उसी ही डायरेक्शन में क्या है, मूव कर जाएगी। इस एग्जाम्पल में हम देखेंगे, ठीक है, एक सी सॉ झूला है, जैसे इसमें क्या है, एक बच्चा है और इधर हमने कोई अनदर ऑब्जेक्ट लिया है। सो इसके अंदर क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये इसका क्या है, वेट कम है और इसका वेट ज़्यादा है, तो इसलिए फोर्स कहाँ पर लगेगा, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, इधर ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। इधर फोर्स क्या है, ऑब्जेक्ट का मास कम है, ठीक है, फोर्स कम लग रहा है, तो इसलिए ऊपर चला जाता है। अगर यहाँ पर भी हम सेम वेट का ही ऑब्जेक्ट यहाँ पर कोई रख देते हैं, ठीक है, तो ये कैसे हो जाएगा, ऐसे बैलेंस हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ऐसे बैलेंस हो जाएगा। बट अब हम कैसे दिख रहा है हमें, कि इधर फोर्स ज़्यादा लग रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए ये झूला क्या है, इधर ज़्यादा नीचे हो गया, इधर से ये ऊपर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, लाइटर ऑब्जेक्ट है, तो इस वजह से क्या है, ये फोर्सेस कैसी हो जाएंगी, अनबैलेंस्ड फोर्सेस। अनबैलेंस्ड फोर्स है, इसी वजह से ये कैसा है, ठीक है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और ये अपवर्ड डायरेक्शन में है। अगर ये बैलेंस हो जाता है, दोनों तरफ इक्वल है, तो ये झूला कैसे हो जाएगा, ऐसे स्ट्रेट हो जाएगा। सो दीज आर अनबैलेंस्ड forces. Now what is force of friction? Frictional force क्या है? It is a force exerted when two surfaces are in contact with each other. जब दो surfaces, जैसे ग्राउंड के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, जैसे ये ग्राउंड है, इसके ऊपर ये क्या है, कोई ऑब्जेक्ट क्या है, अगर स्लाइड कर रहा है, मूव कर रहा है, कि पीछे से हम इसके ऊपर एक पुशिंग फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ से एक फोर्स लगा रहे हैं हम, जिससे इसकी मोशन किस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में हो रही है, ठीक है, पीछे से इसको हम पुश कर रहे हैं तो ये आगे की डायरेक्शन में मूव करेगा। बट जहाँ पर ये ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में है, यहाँ पर उसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा ग्राउंड, जिसके ऊपर वो मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट, तो वो जो फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा, मोशन की ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है, तो उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो इट इज़ अ फोर्स एक्सर्टेड when two surfaces are in contact, यहाँ पर ये दोनों surfaces contact में आएंगे, ग्राउंड का सरफेस एंड ये ऑब्जेक्ट का सरफेस, दोनों कांटेक्ट में आते हैं, वहाँ पर ये फोर्स एक्ट करती है। इट ऑलवेज एक्ट्स इन ए डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, हमेशा कैसे एक्ट करती है, ये हमेशा मोशन की ऑपोजिट डायरेक्शन में ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा एक्ट करती है। जहाँ पर दो सरफेसेस कांटेक्ट में होते हैं,
मोशन जिस डायरेक्शन में है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में ही एक्ट करती है। सो इट इज़ एन अपोजिंग फोर्स जो मोशन को क्या करेगी, अपोज करती है। नाउ नेक्स्ट इज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। उससे पहले हम करेंगे गैलीलियोज ऑब्जर्वेशन। गैलीलियो ने क्या ऑब्जर्व किया था? ही ऑब्जर्व्ड द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। गैलीलियो ने सबसे पहले इंक्लाइंड प्लेन पर ऑब्जेक्ट्स की मोशन को, इंक्लाइंड प्लेन है ना, इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर ऑब्जेक्ट्स की मोशन को उसने ऑब्जर्व किया। व्हेन ए मार्बल इज रोल्ड डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज। उसने देखा कि जब मार्बल को, जैसे ये इंक्लाइंड प्लेन है, ये कैसा होता है, इंक्लाइंड प्लेन है ये, जब मार्बल को यहाँ से उसने जब रोल किया तो ये मार्बल नीचे जब आ रहा है तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। ठीक है, उसने सबसे पहले गैलीलियो ने क्या ऑब्जर्व किया, इंक्लाइंड प्लेन लिया, उससे जब इस इंक्लाइंड प्लेन से एक मार्बल को उसने रोल किया तो उसने देखा कि ऊपर से नीचे आते हुए इस मार्बल की स्पीड जो है वो इंक्रीज कर रही है। सो व्हेन ए मार्बल इज रोल्ड डाउन फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है, यहाँ से ऊपर से, लेफ्ट साइड की बात कर रहे हैं, यहाँ से ऊपर से ये जब हम इसको रोल कर रहे हैं, इट विल गो अप ऑन द ऑपोजिट साइड अप टू द सेम हाइट एट विच इट इज़ ड्रॉप डाउन। तो दूसरा इंक्लाइंड, अगर हम इसके साथ में क्या है, एक दूसरा इंक्लाइंड प्लेन ऐसे ज्वाइन कर देते हैं तो ये ऑब्जेक्ट, ये मार्बल जब नीचे आएगा तो यहाँ पर ये स्टॉप नहीं हो जाएगा, ये क्या है, इससे दूसरे इंक्लाइंड प्लेन पर क्या है, ऊपर राइज करना शुरू कर देता है और सेम हाइट तक जाएगा जिस हाइट से यहाँ से आया था। ठीक है, इस हाइट से उधर भी ये सेम हाइट तक राइज करेगा। तो जिस हाइट से हमने मार्बल को ड्रॉप किया था एक इंक्लाइंड प्लेन से दूसरे इंक्लाइंड प्लेन में, तब तक वो राइज करेगा जब तक क्या है वो सेम हाइट को अटेन ना कर ले। तो ये गैलीलियो ने क्या है, ऑब्जर्व किया था इंक्लाइंड प्लेन में। सो नेक्स्ट उसने क्या ऑब्जर्व किया, इफ़ द इंक्लाइनेशन ऑफ प्लेन्स इज इक्वल। इंक्लाइनेशन का मतलब एंगल। ठीक है, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन अगर क्या है, दोनों में क्या है, एंगल सेम है, जैसे यहाँ से ये जो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है और यहाँ से अगर ये दोनों इक्वल हैं तो जितना डिस्टेंस मार्बल ने यहाँ से यहाँ तक कवर किया, जिस हाइट से आया है, ये क्या है, उसी हाइट तक इसको क्या है, अटेन करता है। ठीक है, वहाँ जाकर ये स्टॉप हो जाएगा। सो इफ़ द इंक्लाइनेशन ऑफ प्लेन इज इक्वल, इंक्लाइनेशन मतलब दोनों का एंगल अगर इक्वल है दोनों प्लेन्स का, द मार्बल वुड ट्रेवल इक्वल डिस्टेंसेज वाइल क्लाइंबिंग अप एज ट्रेवल्ड वाइल रोलिंग डाउन। ठीक है, जब इसको हमने क्या है, रोल डाउन किया, जैसे ही नीचे आ रहा है, जिस हाइट से नीचे आ रहा है उतनी ही हाइट तक ये सेकेंड इंक्लाइंड प्लेन पर राइज करेगा। एंड इफ़ वी डिक्रीज द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, अगर हम एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन को डिक्रीज करते हैं, अगर एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन को अगर हम क्या है, डिक्रीज करते हैं, सो द राइट ऑफ द राइट प्लेन है ना, जैसे मान लो इसको हम डिक्रीज कर दें, जैसे इसमें हमें जैसे दिख रहा है कि ये एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन थोड़ा कम है और ये एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ज़्यादा है। ठीक है, तो उसको उतना ही ज़्यादा डिस्टेंस क्या है, कवर करना पड़ेगा ऊपर इस हाइट तक जाने के लिए। ठीक है, सेम हाइट तक जाने के लिए उसको उतना ही डिस्टेंस ज़्यादा कवर करना पड़ेगा। अगर एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, इस प्लेन को अगर हम क्या है, डाउन करते जाएंगे, जितना डाउन करते जाएंगे एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन उतना ही डिक्रीज करता जाएगा, और जितना ये क्या है, स्ट्रेट होता जाएगा, इंक्लाइनेशन कम होता जाएगा, उतना ही इसको हाइट डिस्टेंस ज़्यादा कवर करेगा, ये उतनी ही हाइट को अटेन करने के लिए। यहाँ देखेंगे हम सेम हाइट तक जाने के लिए इसको यहाँ तक ज़्यादा, यहाँ देखेंगे यहाँ पर कम है डिस्टेंस, उतना ही डिस्टेंस इसको ज़्यादा कवर करना पड़ा। तो जितना एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन हम यहाँ से इस एंगल को कम करते जाएंगे राइट वाले इंक्लाइन प्लेन का, उतना ही डिस्टेंस जो ऑब्जेक्ट है सेम हाइट अटेन करने के लिए वो उतना ही डिस्टेंस ज़्यादा कवर करेगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इसको क्या है, सेकेंड इंक्लाइन, मतलब यहाँ से हम इसको बिल्कुल अगर स्ट्रेट ही कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन को हमने 0 कर दिया इधर राइट साइड में। इफ़ द राइट साइड प्लेन इज़ मेड फ्लैट, ठीक है, अगर हम इसको फ्लैट ही कर देते हैं तो द मार्बल वुड ट्रेवल फॉर एवर टू अचीव द सेम हाइट। ठीक है, ये तो चलता ही रहेगा क्योंकि इस हाइट को अटेन करने के लिए, क्योंकि ये ऐसे कर ही नहीं पाएगा, तो इसका मतलब ये क्या है, आगे मूव करता ही रहेगा, करता ही रहेगा, करता ही रहेगा, लेकिन जब तक इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगी तब तक ये मूव करता रहेगा। बट अभी हमने क्या पढ़ा पीछे कि ग्राउंड के ऊपर अगर कोई चीज़, कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव करता है तो वो एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट करता है।
ठीक है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या करेगा, उस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से ऑब्जेक्ट क्या है, स्टॉप कर जाता है। हमें पता है कि अगर ग्राउंड के ऊपर कोई अगर बॉल को हम रोल करते हैं तो थोड़ी देर के बाद जाकर बॉल रुक जाती है, तो वो उस बॉल को मूव करते रहना चाहिए अगर कोई भी फोर्स उसके ऊपर एक्ट नहीं कर रही। तो अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, अभी यहाँ पर हमने क्या कहा कि ये बॉल जो है ऊपर से जब ये नीचे आ रही है, ठीक है, तो अगर हमने ये प्लेन जो है स्ट्रेट बनाया है तो इसको मूव करते ही रहना चाहिए फॉर एवर, कभी भी नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि वो हाइट और अटेन ही नहीं कर पाएगा उसको। बट ये क्यों रुक जाती है, ये मार्बल क्यों रुक जाता है, ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, क्योंकि ग्राउंड के ऊपर जब ये मार्बल मूव कर रहा है, दोनों जब कांटेक्ट में आते हैं तो मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में ग्राउंड एक फोर्स एक्ट करता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो उस फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से वो ऑब्जेक्ट या मार्बल वो क्या है, स्टॉप करता है। ठीक है, तो वो रुक जाता है किसी एक डिस्टेंस पर जाकर। सो गैलीलियो ने क्या कहा, वी नीड एन अनबैलेंस्ड फोर्स टू चेंज द मोशन ऑफ द मार्बल। ठीक है, जैसे हमने ये कहा कि यहाँ पर इसको अगर यहाँ पर ये रुक जाएगा अगर जाकर किसी डिस्टेंस पर, तो वो क्यों रुकेगा, उसके ऊपर एक अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट करनी चाहिए। वी नीड एन अनबैलेंस्ड फोर्स टू चेंज द मोशन ऑफ द मार्बल बट नो फोर्स इज रिक्वायर्ड व्हेन द मार्बल इज मूविंग यूनिफॉर्मली। अगर यूनिफॉर्मली अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, मतलब जैसे अगर हम गाड़ी में जा रहे हैं, ठीक है, हमने गाड़ी को मूव करने के लिए एक्सेलरेटर दबाया, इतना एक्सेलरेटर दबाया कि जस्ट वो मोशन में आ गई। वो मोशन में आने के लिए हमने एक्सेलरेटर क्यों दबाया, क्योंकि उसके ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट कर रही थी ग्राउंड की। उसको हमने एक्सेलरेटर को दबाकर क्या किया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को ओवरकम किया है, उसको ख़त्म किया है, जस्ट हम मोशन में आए हैं। ठीक है, अब जो फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है और हमारी गाड़ी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है विद एक्सेलरेटर, है ना, हमने क्योंकि एक्सेलरेटर दबाया हुआ है, तो दोनों डायरेक्शन में फोर्स क्या है, बैलेंस हो गया। और वो गाड़ी क्या है, अगर 15 की स्पीड से चल रही है तो वो 15 की स्पीड से थ्रू आउट चलती रहेगी, अगर हम उसके ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगाएं। अगर हमने एक्सेलरेटर को और दबा दिया तो उससे क्या होगा, फोर्स अनबैलेंस हो जाएगा और हमारी स्पीड क्या है, इंक्रीज हो जाएगी। सो अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो कोई भी फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो उसी ही स्पीड से चलती रहेगी थ्रू आउट, अगर हम उसके ऊपर कोई फोर्स अनबैलेंस्ड फोर्स ना अप्लाई करें। सो नो फोर्स इज रिक्वायर्ड व्हेन द मार्बल इज मूविंग यूनिफॉर्मली। इन अदर वर्ड्स, ऑब्जेक्ट्स मूव एट कांस्टेंट स्पीड इफ नो फोर्स एक्ट्स अपॉन देम। ऑब्जेक्ट्स कांस्टेंट स्पीड के साथ ही मूव करते रहेंगे जब तक उसके ऊपर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई ना किया जाए। तो ये गैलीलियो ने ऑब्जर्व किया था। सो बेस्ड ऑन गैलीलियोज लॉ आइडियाज, न्यूटन रिप्रेजेंटेड द 3 लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन ने क्या कहा, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, कि व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग यूनिफॉर्मली मतलब कांस्टेंट स्पीड से बॉडी मूव कर रही है ऑन ए स्ट्रेट पाथ और इज एट रेस्ट, या तो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है बॉडी या फिर रेस्ट पर है, इट्स स्टेट वुड नॉट चेंज, इसकी स्टेट चेंज नहीं होगी अनटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, जब तक बाहर से कोई अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई नहीं होगी। अगर बॉडी रेस्ट पर है, चाहे वो कितने साल तक पड़ी रहे, वो बॉडी रेस्ट पर ही रहेगी, अपने आप मूव नहीं करेगी जब तक उसके ऊपर एक अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगाया जाए, तब तक वो मूव नहीं करेगी। ऐसे ही अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है, यूनिफॉर्म स्पीड मतलब जो जितना फोर्स उसके ऊपर पीछे की डायरेक्शन में लग रहा है उतना ही फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, दोनों साइड से इक्वल फोर्स लग रहा है, तो वो यूनिफॉर्म स्पीड में है। लेकिन अगर एक साइड से भी फोर्स को इंक्रीज कर दिया हमने, अगर फोर्स को अनबैलेंस्ड कर दिया हमने, तो वो बॉडी क्या है, एक्सेलरेट करने लगेगी, मतलब वो बॉडी क्या है, अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई कर दिया तो वो यूनिफॉर्म मोशन में नहीं रहेगी। सो हम क्या कह रहे हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में, कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट कंटिन्यूज टू बी एट रेस्ट, और an object is in motion continues to be in motion unless an external unbalanced force is applied on the object। ठीक है, बॉडी रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगी, मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी, unless an external unbalanced force is applied on the
बॉडी। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हम कैसे कह रहे हैं कि बॉडी जैसे ये बॉल रेस्ट पर है, जब तक कोई बाहर से फोर्स ना लगाई जाए तो ये रेस्ट पर ही रहेगी। ठीक है, जैसे इसमें हमने शो किया है ये फुटबॉल रेस्ट पर है, अगर इसको हम किक करेंगे तो ये मोशन में आएगी। ठीक है, यहाँ से अगर हम किक कर देंगे इसको तो ये मोशन में आ जाएगी। अब अगर ये मोशन में है, एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन विल कॉन्टिन्यू विद कॉन्स्टेंट स्पीड एंड डायरेक्शन। ठीक है, सेम डायरेक्शन में जाती जाएगी, सेम स्पीड से मूव कर रही है, बट जब तक इसको हम कोई अनबैलेंस्ड फोर्स लगाकर स्टॉप ना कर दे तब तक ये नहीं रुकेगी, अनलेस एक्टेड ऑन बाय एन अनबैलेंस्ड फोर्स। आगे अगर क्या है, जैसे फुटबॉल है, अगर ये क्या है नेट से जाकर टकराएगी, ठीक है, तो वो क्या है नेट इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, जिससे क्या है ये वहाँ पर रुक जाएगी, या फिर इसकी डायरेक्शन क्या है, ठीक है, या तो यहाँ पर ये स्टॉप हो जाएगी, या फिर क्या है ये नेट से फोर्स लगेगा इसके ऊपर और ये वापस इस डायरेक्शन में आ जाएगी। तो इससे क्या होगा कि अगर बॉडी रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर रहेगी जब तक फोर्स नहीं लगाएंगे। अगर इसके ऊपर फोर्स लगा दिया पैर के साथ, इसको किक कर दिया यहाँ से, तो ये बॉल क्या है मूव कर जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और अगर ये बॉडी मोशन में है और यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करती जा रही है, ठीक है, जब तक अनबैलेंस फोर्स नहीं लग रहा, लेकिन अगर ये नेट से टकरा गई, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, या तो ये स्टॉप हो जाएगी या फिर क्या ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाएगी, इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। सो ये क्या है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट continues to be at rest, an object in motion continues to be in motion unless or until an external unbalanced force is applied on it. Hence we can say that objects oppose a change in their state of motion or rest. This tendency of objects to remain in state of rest or to keep moving uniformly is called inertia. Inertia क्या होता है कि जैसे बॉडी की एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है, अंदर की प्रॉपर्टी बॉडीज़ की, जो क्या करती है, बॉडी रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहना चाहती है, मोशन में नहीं आना चाहती, और अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहती है, बॉडी रेस्ट पर नहीं आना चाहती। ठीक है, तो दैट प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड इनर्शिया। ठीक है, इनर्शियल प्रॉपर्टी बोलते हैं कि बॉडी अपनी ही स्टेट को मेंटेन करके रखना चाहती है, उसमें चेंज नहीं लाने देना चाहती, तो दैट इज़ कॉल्ड इनर्शिया। सभी हमने क्या कहा कि द ऑब्जेक्ट्स अपोज ए चेंज इन देयर स्टेट, अपोज ए चेंज इन देयर स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट, अपोज करता है उसमें कोई चेंज ना आए। तो दिस टेंडेंसी ऑफ द ऑब्जेक्ट टू रिमेन इन देयर स्टेट ऑफ रेस्ट और टू कीप मूविंग यूनिफॉर्मली इज कॉल्ड इनर्शिया। अपनी ही स्टेट में रहना चाहती है बॉडी, रेस्ट पर है तो रेस्ट में ही रहना चाहती है, और मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहती है, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इनर्शिया। सो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड इनर्शिया दोनों क्या है एंड इन दोनों में क्या रिलेशन है। एन ऑब्जेक्ट, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, एन ऑब्जेक्ट remains in a state of rest or in uniform motion in a straight line unless compelled to change that state by an applied force। ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया था न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है कि अगर बॉडी रेस्ट पर है तो वो रेस्ट में ही रहती है, मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहती है, अनलेस एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी। ठीक है, जब तक बाहर से कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगेगी बॉडी के ऊपर तो बॉडी अपनी स्टेट में ही रहती है, चेंज नहीं करती है। एंड इनर्शिया क्या कहा हमने, इनर्शिया क्या है, द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट्स टू रिमेन इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया। ठीक है, इनर्शिया भी हमने यही कहा कि बॉडी की एक ऐसी टेंडेंसी जिसकी वजह से बॉडी जो है अपने अंदर चेंज नहीं लाने देना चाहती, कि वो रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहना चाहती है, मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहती है, चेंज नहीं लाने देना चाहती। ठीक है, तो दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इनर्शिया। बट अगर हम अनबैलेंस्ड फोर्स बाहर से लग जाएगा तो वो क्या है, उसमें चेंज आ जाता है, बट वो क्या है रेजिस्ट करती है उस चेंज को, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया। सो दोनों में क्या रिलेशन है कि जब अनबैलेंस्ड फोर्स लग जाएगा तब क्या है उसकी स्टेट में चेंज आ जाता है। तो दैट इज वाई द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो लॉ ऑफ इनर्शिया, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है उसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, क्योंकि दोनों में ही क्या है स्टेट में ही रहना चाहते हैं जब तक कोई अनबैलेंस्ड फोर्स उसके ऊपर अप्लाई ना की जाए। जैसे इस एग्जांपल में हमने क्या दिखाया, देखो एक टम्बलर है, टम्बलर के ऊपर हमने एक कार्डबोर्ड रखा है
उसके ऊपर हमने एक कॉइन रखा है। जैसे ही इसको हम एकदम से जर्क लगाते हैं, मतलब एक झटका देते हैं इस कार्डबोर्ड को, तो कार्डबोर्ड क्या है यहाँ से उड़ जाता है, और जो कॉइन है वो क्या है यहाँ पर ग्लास के अंदर ही, इस टम्बलर के अंदर ही गिर जाता है, वो कार्डबोर्ड के साथ नहीं जाता। ड्यू टू द टेंडेंसी ऑफ द कॉइन की एक टेंडेंसी थी कि वो रेस्ट पर था, तो वो रेस्ट पर ही रहना चाहता था, मोशन में नहीं आना चाहता था, जिस वजह से अब कार्डबोर्ड जो है वो यहाँ से निकल जाता है, उड़ गया वो, और जो कॉइन था वो रेस्ट पर रहना चाहता था अपनी एक टेंडेंसी की वजह से, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, उसकी वजह से क्या है वो टम्बलर के अंदर ही गिर जाता है। एग्जाम्पल्स ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया हम इसमें दो टाइप से पढ़ते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, जब बॉडी रेस्ट पर है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहती है, मोशन में नहीं आना चाहती, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। एंड बॉडी अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहती है, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। सो फर्स्ट एग्जाम्पल, व्हेन वी फॉल बैक व्हेन अ व्हीकल स्टार्ट्स मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। जब हम बस में हैं और हम बस में बैठे हैं तो क्या होता है, जैसे ही ड्राइवर ने एकदम से बस स्टार्ट की, एकदम से हम पीछे की तरफ गिरते हैं, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, क्योंकि हमारा बॉडी का जो लोअर पार्ट है वो बस के साथ कांटेक्ट में है और वो मोशन में आ जाता है, ड्यू टू द मोशन ऑफ द बस। जैसे ही बस अचानक स्टार्ट हुई, हमारा बॉडी, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी जो है बस के साथ मोशन में आ जाता है, बट अपर पार्ट क्या है, एकदम से पीछे की तरफ गिरता है, क्योंकि वो क्या है, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, वो रेस्ट पर ही रहना चाहता था, आगे नहीं जाना चाहता, इस वजह से वो क्या है, बैकवर्ड फॉल करता है। सो बिकॉज आवर बॉडी इज इन द रेस्ट स्टेट एंड इट अपोजेज द मोशन ऑफ द व्हीकल, हमारी बॉडी जो थी रेस्ट पर थी और वो मोशन में नहीं आना चाहती, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, जिसकी वजह से वो क्या एकदम से बैकवर्ड डायरेक्शन में फॉल करती है। नेक्स्ट इज वी फॉल फॉरवर्ड व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड इन ए कार। ठीक है, हम एकदम से क्या है, कार के अंदर हैं, एकदम से क्या है, आगे कुछ ट्रैफिक, आगे क्या है, कोई और अनदर गाड़ी आ गई, तो हमने क्या किया, एकदम से ब्रेक्स लगा दी, तो वो ब्रेक लगाते ही सारे के सारे आगे की तरफ गिरते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, एकदम से आगे आ जाते हैं, ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू, क्योंकि हमारी वो कार जो थी वो मोशन में थी, स्पीड में थे हम, हमारी गाड़ी क्या थी, हम भी मोशन में हैं अपनी कार के साथ, बट जैसे ही एकदम से ब्रेक्स लगाई तो हमारी बॉडी मोशन में ही रहना चाहती थी, रेस्ट पर नहीं आना चाहती, इस वजह से वो क्या थी, सेम स्ट्रेट डायरेक्शन में, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोशन में थी बॉडी, तो उसी ही डायरेक्शन में वो क्या बॉडी जाना चाहती थी, रेस्ट पर नहीं आना चाहती, सो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या है, आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में गिरती है बॉडी। तो दैट्स वाई, बिकॉज आवर बॉडी अपोजिट्स द चेंज ऑफ द स्टेट ऑफ मोशन टू रेस्ट, कि हमारी बॉडी जो थी मोशन में थी, रेस्ट पर नहीं आना चाहती थी, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, क्योंकि ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन क्यों कहा, क्योंकि बॉडी क्या है, रेजिस्ट कर रही है कि वो मोशन से रेस्ट में नहीं आना चाहती, तो उसको क्या बोलते हैं हम, इनर्शिया ऑफ मोशन। नेक्स्ट इज इनर्शिया एंड मास। इनर्शिया एंड मास दोनों का रिलेशन क्या है, अब हमने इनर्शिया पढ़ लिया। इनर्शिया क्या है कि बॉडी जो है अपने अंदर किसी भी चेंज को नहीं लाने देना चाहती, द टेंडेंसी ऑफ द, ये क्या है, टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू रेजिस्ट द एनी चेंज इन द स्टेट, कि रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर रहना चाह रही है, मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहती है। अब मास के साथ इनर्शिया का क्या रिलेशन है, A body at rest continues to be at rest. A body in motion continues to be in motion. This property of the body is called inertia, है ना, जब तक बाहर से फोर्स ना ही लगेगा तब तक वो क्या है, उसी ही स्टेट में रहेगा। The inertia of a body is measured by the magnitude of the force required to change the state of the body. अब हमें पता है कि कोई बॉडी तो बहुत लाइटर बॉडी है, जिसको क्या है, थोड़ा सा भी फोर्स लगाकर उसको मोशन में ले आते हैं, बट एक ऐसी हैवी चीज़ है जिसको हमें मूव करने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये किस पे डिपेंड करता है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इनर्शिया ऑफ ए बॉडी इज मेजर्ड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी। एंड द फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, द फोर्स रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ ए हैवियर बॉडी इज मोर देन द फोर्स रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ लाइटर बॉडी। हमें पता है कि लाइटर बॉडी का मास कम है, ठीक है, और हैवियर बॉडी का मास क्या है, लेट इट बी, हैवियर बॉडी का मास कितना है, कैपिटल एम, और लाइटर बॉडी का मास कितना है, स्मॉल एम।
तो हैवियर बॉडी को हिलाने के लिए हमें क्या है, ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, और लाइटर बॉडी को हिलाने के लिए हमें कम फोर्स लगाना पड़ेगा. सो दिस इज बिकॉज द मास ऑफ ए हैवियर बॉडी इज मोर देन द मास ऑफ द लाइटर बॉडी. सो हमने क्या कहा, फोर्स लाइटर बॉडी को कम लगाना पड़ेगा और हैवियर बॉडी के लिए फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा. सो जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा और उतना ही ज़्यादा उसका क्या होगा, इनर्शिया होगा. सो द मास ऑफ ए बॉडी इज़ द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया. मास ऑफ ए बॉडी इज़ ए मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया. जितना ज़्यादा मास होगा बॉडी का उतना ही ज़्यादा उसका इनर्शिया होगा. जितना कम मास होगा बॉडी का उतना ही कम इनर्शिया होगा. सो इनर्शिया एंड मास. इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिपेंडेंट अपॉन इट्स मास. मास के ऊपर डिपेंड करता है इनर्शिया. लाइटर ऑब्जेक्ट्स हैव लेस इनर्शिया. हमें पता लग गया कि अगर फोर्स कम लगाना पड़ रहा है, वो लाइटर बॉडी है, उसका इनर्शिया उतना ही कम है. दैट इज दे कैन ईजिली चेंज देयर स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन. जितनी लाइटर बॉडी है वो उसका इनर्शिया उतना ही कम है, उतना ही कम फोर्स लगाना पड़ेगा उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए. हैवियर ऑब्जेक्ट्स हैव लार्जर इनर्शिया एंड देयरफॉर दे शो मोर रेजिस्टेंस. उतना ही ज़्यादा, क्योंकि उसके ऊपर हम फोर्स लगाते जा रहे हैं, वो नहीं हिल रही. अगर रेस्ट पर है बॉडी, या फिर क्या है, कोई बहुत हैवी चीज़ है जो मूव कर रही है, उसको रोकने के लिए भी हमें बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा. सो उसका इनर्शिया उतना ही ज़्यादा होगा. सो हैवियर ऑब्जेक्ट्स हैव लार्ज इनर्शिया एंड देयरफॉर दे शो मोर रेजिस्टेंस. हेंस मास इज कॉल्ड ए मेजर ऑफ द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट. सो मास एंड इनर्शिया क्या है, एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. जितना ज़्यादा मास होगा उतना ही ज़्यादा उसका इनर्शिया भी होगा. ठीक है, जैसे इसमें एग्जाम्पल में देखते हैं. कंसिडर द इमेज गिवन बिलो. इट इज़ ईजियर फॉर ए पर्सन टू पुश द बकेट देन दैट इज़ एम्प्टी रादर देन वन दैट इज़ फिल्ड विद सैंड. ठीक है, ये बकेट देखेंगे हम खाली है. ठीक है, और इसमें हमने क्या है, सैंड फिल की हुई है. तो कौन सी बकेट को मूव करना इजी होगा, है ना. ये खाली है तो इसको क्या है, थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे तब भी क्या है, ये मूव कर जाएगी. बट ये क्या है, हैवी हो गई, क्योंकि इसके अंदर हमने सैंड को फिल किया हुआ है, तो ये हैवी हो गई. तो मोर डिफ़िकल्ट टू बी पुश्ड. उसको पुश करना उतना ही डिफ़िकल्ट होगा. तो हमने यहाँ से देखा कि जितना ज़्यादा मास होगा, यहाँ पर इसमें हमारे पास क्या है, मास ज़्यादा है इस बकेट का, इस वजह से इसका इनर्शिया भी उतना ही ज़्यादा होगा. इसको मूव करने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा. So because the mass of an empty bucket is less than that of the bucket filled with sand. So till now we have discussed about force, effects of force, types of forces, balanced force and unbalanced force. Then frictional force discuss किया हमने. Then Galileo's law discuss किया कि उसने क्या observe किया. देन उसके ऊपर हमने बेस्ड न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. देन इनर्शिया एंड टाइप्स ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ मोशन. ठीक है, यहाँ तक हमने डिस्कस किया. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.